नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम राज्यों के विधानमंडल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको संसद के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था। उसमें हमने राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इनके बारे में पढ़ा था। तो संसद और विधानमंडल इन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। तो इसीलिए अगर आपने संसद वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। आज हम इसे कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको ये याद रहे और आपको काफ़ी आसानी भी होगी। तो जो काम संसद का देश के प्रति है वही काम विधानमंडल का राज्यों के प्रति है। संसद का काम है देश में नियम कानून बनाना। उसी प्रकार जो विधानमंडल है इसका काम है राज्यों को सही प्रकार से चलाना, यानी कि राज्यों में नियम कानून बनाना। तो संसद देश के प्रति नियम कानून बनाती है और विधानमंडल राज्यों में नियम कानून बनाती है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, हमने पढ़े थे। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। एक विधान परिषद जिसे हम राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा विधानसभा जिसे हम लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं, और तीसरे राज्यपाल जिन्हें हम राष्ट्रपति से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अंग 3 होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं तो सदन 2 होते हैं। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 ही सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन जो ये विधान परिषद है ये हर राज्यों में नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में है। आगे हम पढ़ेंगे। पर जो विधानसभा है ये हर राज्यों में है। तो जो संसद थी, जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि संसद भवन क्या है, ये एक बिल्डिंग है और इसी में 2 कमरे हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। और ये जो छोटा सा देख रहे हैं यह है लाइब्रेरी। तो संसद में 2 कमरे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार विधानमंडल में भी 2 कमरे हैं, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है ये हर राज्यों में नहीं है, लेकिन जो विधानसभा है ये हर राज्यों में है। तो कई राज्यों में जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, यानी कि यूनिकैमरल है। एक सदनीय का मतलब क्या है कि एक ही सदन होगा, और वो कौन सा होगा? तो वो विधानसभा होगा। मैंने आपको बताया ना कि हर राज्यों में विधानसभा है, पर कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब कि 2 सदन, एक विधान परिषद होगा और एक विधानसभा होगा। इसे हम बाइकैमरल कहेंगे, यानी कि द्विसदनीय कहेंगे। अगर एक सदनीय तो मतलब कि सीधा विधानसभा। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि संसद और विधानमंडल इसमें समानताएं क्या हैं और क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके अनुच्छेद देख लीजिए जो हमने पढ़ने हैं। इन्हें अभी आप याद रख लीजिए क्योंकि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं पर आप देख लीजिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 168 में क्या है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन। हम विधानमंडल के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो 168 में बताया गया है कि हर एक राज्य में विधानमंडल होगी। ठीक है। और 169 में क्या बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, यानी कि अगर कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है तो उसकी स्थापना कैसे होगी और समाप्ति कैसे होगी, ये 169 में बताया गया है। और 170 में क्या है तो विधानसभा की संरचना है, यानी कि विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना। तो ये 4 अनुच्छेद हैं। अभी इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम विधानसभा और विधान परिषद इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम इन्हें एक ही साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। इस तरफ है विधानसभा और इस तरफ है विधान परिषद। अगर हम इन्हें कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये हमें ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। इसी प्रकार मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा भी कंपेयर करके ही पढ़ाया था। तो विधानसभा को आप लोकसभा से रिलेट करना, क्योंकि हमने जो वहाँ पर पढ़ा था वही सेम यहाँ पर है, और विधान परिषद को राज्यसभा से रिलेट करना। तो चलिए देखते हैं।
तो विधानसभा को क्या कहते हैं? तो विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। जिस प्रकार हमने लोकसभा को पढ़ा था निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, उसी प्रकार विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ये विधानसभा और विधान परिषद के कुछ अन्य नाम हैं जो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं ताकि आप इन्हें एक ही साथ याद रख पाना। तो विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन, और विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को काउंसिल और सभा को असेंबली। और विधानसभा को जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता चुनकर भेजती है, इसीलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। और विधान परिषद को चर्चित लोगों का सदन कहा जाता है। इन्हें जनता चुनकर नहीं भेजती बल्कि ये चर्चित लोग होते हैं, इसीलिए इन्हें चर्चित लोगों का सदन कहा जाता है। और विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है, क्योंकि विधानसभा से ही सरकार बनती है, इसीलिए हम इसे प्रथम सदन कहते हैं और विधान परिषद को द्वितीय सदन कहते हैं। तो आगे है कि विधानसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है, उसके बाद ये भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, नए सदस्य आते हैं। पर जो विधान परिषद है ये कभी भंग नहीं होती। हाँ, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। और विधानसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। युवाओं का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अभी आगे हम पढ़ेंगे न्यूनतम आयु है विधानसभा में जाने की वो है 25 वर्ष। अगर हम उसे विधान परिषद से कंपेयर करें तो विधान परिषद की है 30 वर्ष, इसीलिए इसे बड़ों का सदन कहते हैं। तो ये कुछ अन्य नाम हैं, आप याद रख लीजिएगा। तो आगे है कि सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। मैंने आपको बताया ना कि जो विधानसभा है ये हर राज्यों में है, पर राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पर विधानसभा है। एक है दिल्ली, दूसरी है पुदुचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था पर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। और बात करें विधान परिषद की तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से, हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि उन्हें विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है। पर आगे हम पढ़ेंगे कि विधान परिषद को समाप्त कैसे किया जा सकता है। वहाँ की जो विधानसभा है उसने तो ये प्रस्ताव पारित कर दिया, पर अभी संसद के द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। तो जब तक संसद के द्वारा स्वीकृति नहीं मिल जाती हम इसे काउंट करेंगे। कुछ और नए राज्यों ने भी यह प्रस्ताव पारित किए हैं कि उन्हें विधान परिषद चाहिए, पर जब तक संसद स्वीकृति नहीं दे देती हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो अभी वर्तमान में 6 ही राज्य हैं। कौन कौन से, इन्हें हम याद कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो बात करते हैं कि अब इन्हें याद कैसे रखना है। तो इसकी ट्रिक भी है, पर मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे मैप की सहायता से याद रखना, जिससे आप इसे काफ़ी देर तक याद रख पाएंगे और कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए ऊपर के 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों साथ साथ हैं। तो ऊपर के 2 और नीचे के 4 कौन कौन से, देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तो पहले एक ही राज्य थे, अब अलग अलग हुए हैं, तो दोनों ही हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 ये हो गए और 2 बगल वाले कौन कौन से, नीचे है कर्नाटक, ऊपर है महाराष्ट्र। तो 4 राज्य ये हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ऊपर के 2 उत्तर प्रदेश और बिहार। तो कुल मिलाकर 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप इसे ऐसे ही मैप की सहायता से याद रखिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आगे हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि एमएलए किसे कहते हैं, सांसद किसे कहते हैं, विधायक किसे कहते हैं। ये अक्सर आपको कंफ्यूज करते होंगे, पर हम इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए संसद। तो संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
पार्लियामेंट। और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो संसद में जो मंत्री बैठते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब कि संसद में जो सदस्य बैठते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। चाहे वो लोकसभा में बैठें चाहे राज्यसभा में बैठें, उन्हें सांसद ही कहा जाएगा। और संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। तो इंग्लिश में जो संसद में सदस्य बैठते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट में बैठने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी कह देते हैं। क्या, एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर वो लोकसभा में बैठेंगे तो उन्हें कहा जाएगा एमपी ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा में बैठेंगे तो एमपी ऑफ राज्यसभा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई ना, संसद में बैठने वाले सांसद कहलाते हैं, मतलब कि पार्लियामेंट में बैठने वाले एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। इसके भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो विधानसभा में मेंबर बैठते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, क्योंकि विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो यहाँ पर मेंबर बैठेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे शॉर्ट में हम कह देते हैं एमएलए। और जो विधान परिषद में बैठते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि एमएलसी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले एमएलए होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने वाले एमएलसी होते हैं। और हिंदी में विधानमंडल में बैठने वाले मंत्री को विधायक कहा जाएगा। जिस प्रकार संसद में बैठने वाले को सांसद कहा जाता है, उसी प्रकार विधानमंडल में बैठने वाले को विधायक कहा जाता है। आपने सुना होगा ना कि चाचा विधायक हैं हमारे, तो यही विधायक हैं जो विधानमंडल में बैठते हैं, याद रखिएगा। तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली, अब हम आगे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 168 देखते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था विधानमंडल का गठन। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। अगर केवल एक ही सदन है तो उसका नाम क्या होगा, तो विधानसभा होगा। हमने पीछे पढ़ा ना, अगर एक सदन होगा जो कि हर राज्य में होगा तो उसे विधानसभा कहेंगे। अगर दो सदन होंगे तो एक होगा विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 168 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 169। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, यानी कि अगर कोई राज्य विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है या समाप्ति करना चाहता है तो इसका क्या प्रोसेस होगा, ये 169 में बताया गया है। तो क्या प्रोसेस है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य की विधानसभा, याद रखिएगा कि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। आगे हम समझेंगे, कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं आपको कि कैसे होता है। अभी आप पढ़ लीजिए कि जो विधानसभा है वहाँ के मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाए और प्रस्ताव को विधानसभा के अंदर पारित होने के बाद फिर वो संसद में जाएगा और संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से फिर वह पास हो जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे। तो उसके बाद या तो विधान परिषद बनाई जाएगी या समाप्त होगी। यानी कि पहले क्या होगा, विधानसभा में 2/3 बहुमत मिलेगा, उसके बाद वो संसद जाएगा। संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, जो हमने पढ़ा ना कि कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई राज्य है और वो अपने राज्य में वहाँ पर विधानसभा है और वो विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है
और उस राज्य में 100 विधानसभा सीट हैं। तो 100 विधानसभा सीट हैं, अब वो विधान परिषद की स्थापना कैसे करेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले ये है कि अगर वहाँ पर 100 विधानसभा की सीट हैं तो इसका पूर्ण बहुमत कितना होगा। अगर 100 सीट हैं तो हम बहुमत कैसे निकालते हैं, इसका आधा कर दो, 50 + 1, ये इसका बहुमत होगा ना 51। किसी भी चीज़ का आधा करके उसमें एक जोड़ दो, ये उसका बहुमत होता है। तो 100 विधानसभा का पूर्ण बहुमत होगा 51। अगर इस विधानसभा जो ये राज्य है इसको विधान परिषद बनाना है तो कम से कम इसके पास 51 सीटों का बहुमत होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है कि पूर्ण बहुमत। उसके बाद मान लीजिए जिस दिन यहाँ पर वोटिंग हुई विधानसभा में उस दिन 60 सदस्य उपस्थित थे, तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, 60 सदस्यों का 2/3 कितना हुआ, तो 40 हुआ। पर ये 51 से कम है, तो कम से कम 51 तो होना ही चाहिए, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मान लीजिए उसके बाद 90 सदस्य उपस्थित हैं दूसरे केस में, तो 90 सदस्यों का 2/3 कितना होता है, तो 60, यह 51 से आगे निकल जाएगा। तो हाँ, इस केस में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत 51 निकला। हमने देख लिया कि वहाँ पर 100 सीटें हैं, उसका आधा करके एक जोड़ दिया तो ये पूर्ण बहुमत हुआ। अब जो उपस्थित सदस्य हैं उनका तिहाई, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, मतलब 51 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले केस में हमने देखा 40 निकला, तो यहाँ पर प्रस्ताव पारित नहीं होगा। पर दूसरे केस में 60 निकला जो कि 51 से भी ज़्यादा ही है, तो इस केस में यहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो अब ये संसद जाएगा प्रस्ताव यहाँ से पास होकर, फिर संसद के बाद वहाँ की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे फिर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। अगर समाप्ति करनी है तो समाप्ति भी हो जाएगी। अब हम उसी प्रकार फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल। जिस प्रकार लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल होता है उसी प्रकार विधानसभा में भी 5 साल का ही कार्यकाल होता है। और विधान परिषद में, तो विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य आते हैं। तो विधानसभा में क्या होता है कि 5 सालों बाद चुनाव होता है, कि सभी सदस्य जो भी हैं वो निकल जाते हैं और उनकी जगह जो हम चुनकर भेजते हैं वो नए सदस्य आते हैं। पर विधान परिषद में क्या होता है कि 6 साल बाद सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, पर हर 2 साल में जो 1/3 सदस्य हैं विधान परिषद के वो रिटायर हो जाते हैं और उन 1/3 सदस्यों की जगह नए 1/3 सदस्य आते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और विधानसभा में तो 5 साल में ही एक ही बार होता है चुनाव, नए सदस्य आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों को कंपेयर करके पढ़ना। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, दोनों में भारत का नागरिक ये तो होना ही चाहिए। आगे सबसे महत्वपूर्ण कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जो कम से कम आयु है ये 25 वर्ष की होनी चाहिए और विधान परिषद में तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। यही हमने लोकसभा और राज्यसभा में भी पढ़ा था कि लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा में तो 30 वर्ष की। उसी प्रकार विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। उसके आगे है कि सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि सरकारी नौकरी ना हो। इसमें भी यही है कि सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। और उसके आगे है कि पागल व दिवालिया ना हो, और इसमें भी यही है कि पागल व दिवालिया, दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट ना हो। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। उसके आगे है कि विधानसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है और विधान परिषद का अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव मतलब क्या होता है, जिसमें जनता भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता भाग नहीं लेती उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जो विधान परिषद का चुनाव है, जो इसके सदस्यों का चुनाव है, वो कैसे होता है अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि जो विधानसभा होती है उनके सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनता चुनकर भेजती है। पर विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता नहीं चुनती, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।
तो इनमें कौन भाग लेता है ये देखते हैं। तो जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है इसे 5 भागों में बांटा गया है। मैं आपको ईजिली समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए उस विधान परिषद में 60 सीटें हैं, तो 60 का 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य कितने हुए, तो 20 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जो उस विधान परिषद में उस राज्य में जो विधानसभा होगी वो 20 सदस्यों का चुनाव करेगी। 1/3 सदस्य ये वेरी करते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं सीटों के हिसाब से। आगे जो 1/3 सदस्य हैं ये भी कितने हुए, 20। इनका जो चुनाव होता है इसमें स्थायी निकाय द्वारा भाग लिया जाता है, यानी कि जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ होती हैं जैसे नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड के सदस्य हो गए, ये भाग लेंगे। बाकी 1/6 सदस्य ये कितने हुए, तो 10 सदस्य, 60 का 1/6, तो इसमें राज्यपाल द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। तो वहाँ के 10 सदस्य, अगर मान लीजिए वहाँ की विधान परिषद में 60 सीटें हैं तो जो 10 सीटें हैं यानी कि 10 सदस्य हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आगे है 1/12 सदस्य, तो 60 का 1/12 कितना हुआ, 5 हुआ। आगे भी 1/12 5 ही होगा। तो 1/12 जो सदस्य हैं ये उन स्नातकों, यानी कि स्नातक को क्या कहते हैं, ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली हो, ये उनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो देखिए 20 + 20 40, 10 50, 5 55 और ये बाकी के 5 कुल मिलाकर 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्हें बांटा गया है। तो बाकी के जो बचे 1/12 सदस्य, इन्हें उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं ये जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। तो ये जो सरकारी टीचर होते हैं ये उन्हें चुनते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि स्टूडेंट होते हैं वो चुनते हैं, यहाँ पर सरकारी टीचर हैं वो चुनते हैं। 1/12 1/12 और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/3 लोकल बॉडीज़ के द्वारा इनका चुनाव होता है और 1/3 जो वहाँ की विधानसभा होती है वो चुनकर भेजती है। तो इस तरह कुल 5 भागों में इन्हें बांटा गया है और मैंने आपको डायग्राम की सहायता से इसे डिवाइड करके समझा दिया। ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, पर यह पूछ लिया जाता है कि बताइए 1/12 किसके द्वारा चुना गया, 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसे आप इजीली इस प्रकार समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर सदस्यों की संख्या विधानसभा और विधान परिषद में कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो अधिक से अधिक 500 सदस्य विधानसभा में हो सकते हैं और कम से कम 60 तो होने ही चाहिए। ये लिमिट तय की गई है कि अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60, ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। कहाँ पर, तो विधानसभा में। पर इसके कुछ अपवाद हैं जहाँ पर कम से कम जो 60 सीटें हैं ये भी नहीं हैं। तो कौन कौन से, ये 4 आपको याद रखने हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले है गोवा, जहाँ पर सिर्फ 40 विधानसभा सीटें हैं, 60 नहीं हैं। दूसरा है मिजोरम, यहाँ पर भी 40 ही विधानसभा सीटें हैं। और तीसरा है सिक्किम, यहाँ पर सिर्फ 32 विधानसभा सीटें हैं। और एक पुदुचेरी भी याद रख लीजिएगा, ये है तो केंद्र शासित प्रदेश, पर इसे भी आप याद रख लीजिए। तो 30 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, ये केंद्र शासित प्रदेश है। 3 राज्य हैं, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जहाँ पर जो ये आंकड़ा है 60 का कम से कम वाला, ये इसका अपवाद है, यहाँ पर 60 सीटें नहीं हैं, तो याद रखिएगा। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कोई फिक्स आंकड़ा नहीं दिया गया। इसमें क्या बताया गया है कि अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य होने चाहिए। तो ये क्या है, मान लीजिए कि विधानसभा में किसी राज्य में 150 सीटें हैं, टोटल कितनी हैं, 150। तो वहाँ की विधान परिषद में अधिक से अधिक इसका 1/3 ही हो सकते हैं। तो 150 का 1/3 कितना होगा, तो 50। तो ये 50 अधिकतम है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो कितनी सीटें हो सकती हैं अधिक से अधिक, वहाँ की विधानसभा की 1/3। और बात करें कम से कम, तो कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए। यह भी हम आगे देखेंगे कि जो 6 विधान परिषद वाले राज्य हैं उनमें कितनी सीटें हैं। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 40 तो होनी ही चाहिए। और अधिक से अधिक तो वहाँ की जो विधानसभा है
उनके कुल सदस्यों का 1/3, ये सदस्यों की संख्या है। अब हम आगे देखते हैं कि जो विधानसभा होती है वहाँ की जो कार्यवाही होती है उसका संचालन कौन करते हैं, तो वहाँ के अधिकारी करते हैं। तो जो विधानसभा होती है वहाँ पर 2 अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जिस प्रकार लोकसभा में थे। और उसी प्रकार जो विधान परिषद है, काम दोनों का सेम ही है पर नाम बदल दिया गया है। इन्हें सभापति और उपसभापति कहा जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब हमने राज्यसभा पढ़ा था तो राज्यसभा में जो सभापति होते थे वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, पर विधान परिषद में जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इन्हीं में से एक सदस्य को हम चुन लेते हैं, उसे सभापति बना लेते हैं और एक को उपसभापति बना देते हैं। तो ये इन्हीं सदस्यों में उनका चुनाव कर लिया जाता है। और इसी प्रकार जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ये भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुन लिया जाता है, ये बाहर से नहीं होते, याद रखिएगा। और ये जो अपना इस्तीफा होता है, यानी कि अपना त्यागपत्र, अगर सभापति है तो वो उपसभापति को देंगे, उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। उसी प्रकार अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देंगे। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। तो हमने विधानसभा और विधान परिषद इनको कंपेयर करके पढ़ लिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। तो याद रखिए, मैंने आपको पीछे अनुच्छेद बता दिए थे कि 168 में क्या है, तो विधानमंडल का गठन। 169 में क्या है, तो जो नए विधान परिषद की जो स्थापना होगी या समाप्ति होगी, इसका प्रोसेस बताया गया था। अनुच्छेद 170 में क्या है, तो विधानसभा की संरचना। 171 में क्या है, तो विधान परिषद की संरचना। ये चारों अनुच्छेद थे, हमने 170 और 171 इसे कंपेयर करके पढ़ लिया और 168 और 169 इसे भी पढ़ लिया। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि विधानसभा से रिलेटेड हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो यह आरक्षण। तो अनुच्छेद 332 के अनुसार जो राज्य की विधानसभा होगी, इसमें जनसंख्या के अनुपात में, वहाँ की जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात में SC और ST जातियों को आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा, कहाँ पर, तो राज्य की विधानसभा में हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में SC और ST जातियों को आरक्षण दिया गया है। उसके आगे है अनुच्छेद 333। इसके अनुसार राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन, ये क्या होते हैं एंग्लो इंडियन, ये मैंने आपको संसद वाली वीडियो में बताया था। तो एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करते थे। याद रखिएगा, मनोनीत करते थे। तो पहले एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, पर अब नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अभी एक संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो आंग्ल भारतीय हैं, यानी कि जो एंग्लो इंडियन हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन को नहीं मनोनीत किया जाएगा। याद रखिएगा कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण था, इसे समाप्त कर दिया गया है। तब जो ये राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय विधानसभा में मनोनीत किया जाता था, अब नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखिएगा। तो अब हम विधानसभा के कार्य और शक्तियां पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहले है कि विधानसभा, इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्य सूची क्या होता है? इसमें कुछ विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो विधानसभा को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। आगे है कि धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं किया जाएगा, सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो धन विधेयक क्या है, ये मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली वीडियो में बता रखा था। फिर मैं आपको दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो सरकार की धन लाने की प्रक्रिया होती है, उसे धन विधेयक कहते हैं। जैसे सरकार कोई लोन ले रही है, उसे धन आएगा ना, तो ये धन विधेयक है। अगर कोई टैक्स की वैल्यू सरकार घटा बढ़ा रही है, तो उसे भी हम धन विधेयक कहेंगे। तो जो धन विधेयक है, ये सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, और जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाएगा, तो इसके बाद
इसे विधान परिषद में पास करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो फिर विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को विधानसभा के पास लौटाना पड़ेगा। मतलब कि अधिकतम 14 दिनों तक ही विधान परिषद इस बिल को अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिनों के बाद 15वां दिन हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि विधान परिषद के द्वारा ये बिल पास कर दिया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे है कि प्रत्येक वर्ष राज्य का जो वार्षिक बजट होता है ये कहाँ पर, तो ये विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, वार्षिक बजट। उसके आगे है कि विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता, ये विधानसभा की अनुमति के बिना। आगे है कि जो मंत्री परिषद है, यानी कि मंत्री परिषद जो भी मंत्री हैं ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, चाहे वो विधान परिषद से ही क्यों न चुन के आए हों, पर वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ये हमने प्रधानमंत्री वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री का जो पूरे मंत्री हैं उनके मंत्री परिषद के, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसी प्रकार जो ये हम विधानमंडल में पढ़ रहे हैं कि जो मंत्री परिषद होगा ये सामूहिक रूप साथ में याद रखिएगा कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो विधानसभा के बाद अब हम विधान परिषद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। मतलब कि 4 महीने तक ही किसी भी बिल को डिले कर सकती है विधान परिषद। कैसे? अगर कोई भी बिल पहले विधानसभा में पारित हो गया है फिर उसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो फिर इसे वो 3 महीने तक रोक सकते हैं। कौन? विधान परिषद वाले। फिर यह बिल दोबारा विधानसभा के पास वापस चला जाएगा, फिर विधानसभा दोबारा इसे पारित करके विधान परिषद में भेज देगी। अब की बार विधान परिषद इसे 1 ही महीने तक रोक सकती है। अगर वो 1 महीने तक भी इसको पारित नहीं करेगी विधान परिषद में, फिर यह मान लिया जाएगा कि यह बिल विधान परिषद के द्वारा पारित हो चुका है। मतलब कि पहली बार 3 महीने तक दोबारा बिल वो विधानसभा जाएगा तो वहाँ से दोबारा पारित होकर विधान परिषद आएगा तो दोबारा 1 महीने तक। मतलब कि कोई भी बिल विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक ही अपने पास अटका सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है, याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री का चयन किया जाए ये विधानसभा के ही सदस्य हों, वो विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं, यानी कि किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। तो जो मंत्री हैं वो भी विधान परिषद के सदस्य भी हो सकते हैं और विधान सभा के भी सदस्य हो सकते हैं। पर अगर वो किसी भी सदन के सदस्य हों पर वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, ये हमने पीछे पढ़ रखा था। और ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई किसी को मंत्री बनाया गया और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो फिर इसकी एक कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए किसी को मुख्यमंत्री ने मंत्री बना दिया और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना वो विधानसभा का है ना वो विधान परिषद का है, तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। पर इसकी कंडीशन क्या होगी कि उन्हें 6 महीने के अंदर, यानी कि उस मंत्री को 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधानसभा किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, तभी वो अपने पद पर बने रह पाएंगे। नहीं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पहले तो उन्हें बना दिया जाएगा पर 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी पड़ेगी, या तो विधानसभा की या विधान परिषद की। अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बन पाते तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये अभी याद रखिएगा। तो लास्ट में हम विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है, 6 राज्य थे ना, ये पढ़ लेते हैं कि वहाँ पर कुल कितनी संख्या है सीटों की। तो उत्तर प्रदेश में है 100 सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में है 78, बिहार और कर्नाटक दोनों राज्यों में 75-75 सीटें हैं विधान परिषद की। उसके बाद आंध्र प्रदेश जहाँ पर 58 सीटें हैं विधान परिषद की, वहाँ की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि हमें विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है। पर अभी जब संसद से स्वीकृति मिल जाएगी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तब यहाँ पर जो विधान परिषद है इसे समाप्त कर दिया जाएगा। और लास्ट में जो छठा राज्य है यह है तेलंगाना, यहाँ पर 40 विधान परिषद की सीटें हैं। तो हमने पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो सीधा सीधा इन्होंने विधानसभा वाला अनुच्छेद पूछा है। हमने पढ़ा था विधानमंडल 168,
विधान परिषद की समाप्ति और स्थापना 169 और विधानसभा अनुच्छेद 170। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। विधानसभा की संरचना थी अनुच्छेद 170 में। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो बताइए कि विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो हमने पढ़े थे ना, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500। अगला प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है, ये अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपाध्यक्ष को विधानसभा के, और उपाध्यक्ष ये अपने अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। तो अगला प्रश्न है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। तो हमने पढ़ा था 25 वर्ष। अगर यही पूछ लिया जाता विधान परिषद के बारे में तो कितना होता, तो वो होता 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद चाहे वो विधान परिषद के हों या विधानसभा के हों मंत्री, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे सामूहिक रूप से, तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बताइए कि विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यह है 60, हमने पढ़ा था। तो अगला प्रश्न है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऊपरी सदन का मतलब क्या हुआ, विधान परिषद, और निचले सदन का मतलब क्या हुआ, विधानसभा। तो इन्होंने पूछा है कि जो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है, कुल संख्या, ये विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि विधानसभा के 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, पढ़ा था ना कि विधानसभा के 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं विधान परिषद में। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, 1/3 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। तो यह है विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, पर इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बाकी के सदस्य रहते हैं ना वहाँ पर, भंग नहीं होती, पर इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ये हमने अभी पढ़ा कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते थे, 1/3, हमने पढ़ा था ना, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि 1/3 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता था, तो विधानसभा के द्वारा होता था, ये पूछा गया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। इन्होंने कहा है नहीं है। तो द्विसदनात्मक मतलब क्या हुआ, जहाँ पर 2 सदन नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद कहाँ कहाँ पर हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, पर मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यहाँ पर सिर्फ विधानसभा ही है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।